नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले विषयों में आप मनुष्यों में उत्सर्जन प्रणाली तथा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए हम एक बार फिर से महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराते हैं। उत्सर्जन शरीर से अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया है। उत्सर्जन प्रणाली में गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग की एक जोड़ी शामिल है। नेफ्रॉन गुर्दे में पाए जाने वाली कार्यात्मक इकाइयां हैं। मूत्र के निर्माण में 4 चरण शामिल होते हैं, जिन्हें कहा जाता है ग्लोमेरुलर निस्पंदन, नलीयकीय पुनः अवशेषण, नलीयकीय स्त्रव, मूत्र का सांद्रण। आज आपको कक्षा 10वीं जीव विज्ञान के पाठ प्रतिक्रियाएं से अन्य जीवों में उत्सर्जन विषय के बारे में समझाऊंगी। सीखने के परिणाम। इस विषय का अध्ययन करने के बाद आप निम्न के बारे में जानेंगे। एक कोशिकाई जीवों में उत्सर्जन, बहुकोशिकाई जीवों में उत्सर्जन, पौधों में उत्सर्जन, पौधों में द्वितीयक उपापचयी, मुख्य शब्द परासरण नियमन, सिकुड़ा हुआ रिक्तिका, लौ कोशिकाएं, रफाडाइस, माध्यमिक चयापचयों, शराब, टैनिन, संक्षीर, राल, स्राव। हम जानते हैं कि सभी जीवों में पाचन, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन आदि के विभिन्न तंत्र या प्रक्रियाएं होती हैं। एक कोशिकाई से बहुकोशिकाई जीवों के साथ उत्सर्जन प्रणाली की जटिलता भी बढ़ जाती है। अन्य जीवों में उत्सर्जन। विभिन्न जीव उत्सर्जन में विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हैं। एक कोशिकाई जीवों में विशिष्ट उत्सर्जन अंग अनुपस्थित है। ये जीव शरीर की सतह से आसपास के पानी में सरल प्रसार द्वारा अपशिष्ट उत्पादनों को हटाते हैं। साफ पानी के जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम में ऑस्मो रेगुलेटरी अंग होता है, जिसे संकुचनशील रिक्तिका कहा जाता है। यह शरीर से पानी और अपशिष्ट एकत्र करता है, फूलकर सतह तक पहुंचकर रिक्तिका विस्फोट के साथ इन्हें बाहर छोड़ता है। मुख्य उत्सर्जन प्रक्रिया परासरण द्वारा शरीर की सतह के माध्यम से होती है।
बहुकोशिकाई जीवों में शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए विभिन्न उत्सर्जन अंग होते हैं। उत्सर्जन अंगों की संरचनात्मक और कार्यात्मक जटिलता स्पंज से मनुष्यों में बढ़ जाती है। स्पंज और कोलेंट्रेटस में विशिष्ट उत्सर्जन अंग नहीं होते हैं क्योंकि पानी लगभग सभी कोशिकाओं को स्नान कराता है। उत्सर्जित संरचनाएं पहली बार फीता कृमियों में दिखाई देता है, जिन्हें लौ कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। आइए यहाँ दर्शाई गई सारणी में विभिन्न जीवों के विभिन्न उत्सर्जी अंगों का प्रेक्षण करें। पौधों में उत्सर्जन और पदार्थों का निष्कासन। क्या पौधे भी जंतुओं की तरह उत्सर्जन करते हैं? यह जवाब देने के लिए एक अद्भुत प्रश्न होगा। आप जानते हैं कि चयापचय क्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के अंतिम उत्पाद बनते हैं और इनमें से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट महत्वपूर्ण होते हैं। पौधों के पास इन अपशिष्टों को उत्सर्जित करने के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। पौधे जानवरों की तुलना में बहुत धीमी गति से अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ते हैं, इसीलिए अपशिष्ट का संचयन भी बहुत धीमा है। छाया में उगने वाले हरे पौधे और क्लोरोफिल नहीं रखने वाले पौधे श्वसन अपशिष्ट उत्पादियों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन करते हैं। ऑक्सीजन को भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादी के रूप में माना जा सकता है। यहाँ पत्तियों के पर्णरंध्र और तनों के वात रंध्र माध्यम से बाहर निकलते हैं। पादप अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन कैसे करते हैं अथवा उन्हें बाहर निकालते हैं? पौधे वाष्पोत्सर्जन और जल स्त्राव जैसी प्रक्रिया से अतिरिक्त पानी से छुटकारा पा सकते हैं। घास की पत्तियों पर पानी की बूंदे की तरह ओस सुबह के समय आर्द्र जलवायु के दौरान देखी जाती है। पौधों में मौजूद अतिरिक्त पानी जड़ दबाव के कारण तरल के रूप में बाहर निकल जाता है। इस घटना को घुटेशन कहा जाता है और यह हाइडाथोड नामक विशेष कोशिकाओं के माध्यम से होता है। पादप अपशिष्ट उत्पादियों को पत्तियों, छाल और फलों में संग्रहित किया जा सकता है। अपशिष्ट उत्पादियों से छुटकारा पाने के लिए मृत पत्तियां, छाल और पके फल पेड़ से गिर जाते हैं। अपशिष्ट फलों में ठोस निकायों के रूप में जमा हो जाता है, जिसे रैफाइड कहा जाता है। हालांकि पौधे अपने स्वयं के उपयोग या रक्षा के लिए कई यौगिक संश्लेषित करते हैं। कई पौधे रसायनों को संश्लेषित करते हैं और उन्हें जोड़ों, पत्तियों, बीज आदि में संग्रहित करते हैं ताकि वे शाकाहारी जानवरों से अपनी रक्षा कर सके। अधिकांश रसायन स्वाद के लिए अप्रिय है, इसीलिए शाकाहारी जानवर आमतौर पर ऐसे पौधों को खाना पसंद नहीं करते। कुछ रसायन विषाक्त होते हैं और जानवर को मार भी सकते हैं जो उन्हें खाते हैं। कुछ पौधे जब घायल होते हैं तो रसायनों का स्राव करते हैं। ये रसायन घाव को बंद करके घाव भरने से सहायक होते हैं।
कुछ पादप अन्य जीवों के लिए आकर्षित करने वाले रसायन छोड़ जाते हैं जो पौधों को परागण, बीज फैलाव या यहाँ तक कि उन्हें पोषण में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए मूल ग्रंथि वाले पौधे जड़ से स्रावित रसायन राइजोबिया जीवाणु को आकर्षित करते हैं। पौधे राइजोबियम के साथ एक सहजीवी संबंध बनाते हैं। इस रसायन को द्वितीयक उपापचय यौगिका कहा जाता है। पौधों में उत्पादित जैव रासायनिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं: प्राथमिक उपापचयी और द्वितीयक उपापचयी। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसी पदार्थ प्राथमिक उपापचयी है। सामान्य वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पदार्थ द्वितीयक चयापचयी है, जैसे एल्कलॉइड्स, टैनिन्स, राल, गोंद और संक्षीर आदि। पेड़ अपने स्वयं के उपयोग के लिए इन रसायनों का उत्पादन करते हैं, लेकिन मनुष्य उन्हें अपने लाभ के लिए उनका उपयोग करते हैं। वे आमतौर पर रंगीन और सुगंधित होते हैं। एल्कलॉइड्स ये नाइट्रोजन युक्त उप उत्पाद और विषाक्ती होते हैं। ये पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होते हैं। पौधों में सामान्य एल्कलॉइड और उनके उपयोग नीचे दिए गए हैं। टैनिन कार्बन यौगिक होते हैं और पौधों के विभिन्न भागों में गहरे भूरे रंग में संग्रहित होते हैं। टैनिन का उपयोग चमड़ी की रंगाई और दवाइयों जैसे कैसिया बबुल में किए जाते हैं। रेजिन ज्यादातर जिम्नोस्पर्म्स में विशेष मार्ग में होते हैं, जिन्हें राल मार्ग कहा जाता है। इसका उपयोग वार्निश में किया जाता है। ऊदा पाइनस। गोंद नीम बबूल जैसे पौधे जब उनकी शाखाएं काटी जाती हैं तो वे एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं जिसे गोंद कहा जाता है। गोंद पानी को अवशोषित करके फूल जाता है और पौधे के क्षतिग्रस्त हिस्सों के उपचार में मदद करता है। गोंद आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं और दवाइयों, भोजन आदि की तैयारी में चिपकाने वाले पदार्थ और मध्यक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आशीर एक चिपचिपा घुंधिया सफेद पदार्थ है जो पौधों द्वारा स्रावित किया जाता है। आशीर कोशिकाओं या आशीर वाहिकाओं में संग्रहित किया जाता है। रबर हेविया ब्राजीलियनस रबर का पौधा के आक्षीर से तैयार किया जाता है। जटरोप से आक्षीर जैव डीजल का स्रोत है। 500 वर्ष पहले च्युइंग गम गोंद चबाने के लिए तैयार किया गया था। आधुनिक च्युइंग गम फूल रूप से पौधे से चिकल प्राकृतिक आक्षीर से बना है। जब भी पराग कण हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो वे नाइट्रोजनी पदार्थों की उपस्थिति के कारण एलर्जी का कारण बनते हैं। ये एलर्जी त्वचा एलर्जी और
अस्थमा का कारण बनती है। उदाहरण पार्थेनियम। ब्रूगैमन एक वनस्पति शास्त्री ने अपने प्रयोगों में सिद्ध किया कि जड़ें न केवल मिट्टी से तरल पदार्थ को अवशेषित करती हैं बल्कि अपनी विष्टि स्त्रव के एक हिस्से को वापस मिट्टी में भी लौटाती हैं। उदाहरण के लिए एक ही मिट्टी में लगातार 5 या 6 साल तक एक सेब की फसल जड़ स्त्रव के कारण फल देने में विफल रहती है, और यदि आप बहुत सारे उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो भी उचित उपज नहीं देगी। उत्सर्जन बनाम स्त्रव। उत्सर्जन और स्त्रव प्रकृति में समान है, चूंकि दोनों की पदार्थ के परागमन या गति में शामिल है। दोनों प्रक्रियाएं शरीर से अवांछित घटकों को हटाने और स्थानांतरित करने में शामिल है। उत्सर्जन एक जीव से पदार्थ को हटाने की प्रक्रिया है, जबकि स्त्रव एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक पदार्थ की गति है। इसलिए स्त्रव सक्रिय होता है जबकि उत्सर्जन प्रकृति में निष्क्रिय होता है। मनुष्य आंसू, मूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड और पसीने जैसे पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, जबकि स्राव में एंजाइम, हार्मोन और लार शामिल हैं। पौधों में उत्सर्जन जड़ों के माध्यम से उनके आसपास के परिवेश में होते हैं और पत्तियों और छाल के गिरने से होते हैं। पौधों के शरीर में अक्षीर, रेजिन, गोंद आदि के रूप में स्राव होता है।